दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आपको स्टोरी सुना रहा था आजकल मारकुंडी के नरभक्षी शेर की स्टोरी, जिसको कि मारने की कोशिश राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के द्वारा की जा रही थी। और वो जो मानव भक्षी शेर था वो सोन नदी और रिहन नदी के आसपास के इलाके में उसका आतंक फैला हुआ था और उसने काफ़ी इंसानों को वहाँ पर मार डाला था। और मेरी स्टोरी को पूरा समझने के लिए इसका जो पिछला भाग है उसको आप देखना, तो आपको स्टोरी प्रॉपर समझ आएगी। और आज मैं ये स्टोरी ख़त्म कर दूंगा। जिस डाक बंगले में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी ठहरे हुए थे, उस डाक बंगले से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के अंदर एक मछुआरा नाव के ऊपर बैठ करके मछली को पकड़ रहा था। वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मछली को पकड़ता रहा और उसने काफ़ी मात्रा में मछलियां पकड़कर, जितनी वो उठा करके ले जा सकता था पैदल, उतनी मछलियां उसने अपने थैले में भर ली। और उसके बाद सोन नदी के किनारे घाट पर वो अपनी नाव को लेकर गया। और जो सोन नदी का किनारा था, जहाँ पर वो घाट था, घाट का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहाँ से लोग नदी को पार करते हैं नाव के द्वारा। उस समय नदी के ऊपर ऐसा कोई पुल नहीं बना हुआ था। वो आज की बात नहीं है, 1940, 1941 की, 1939 की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस घाट से जो यात्री आते थे वो नाव के द्वारा नदी को पार करते थे। दोनों तरफ घाट बंधे हुए थे और वहाँ पर नावों को बांधने की व्यवस्था भी थी। व्यवस्था का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था थी। नदी किनारे कुछ पेड़ होते हैं और कुछ थोड़ा सा बैठने का स्थान होता है, यात्री आकर के खड़े हो जाते हैं। और यात्री भी ऐसे नहीं कि सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, कोई इक्के दुक्के कभी यात्री आ गए तो जो नाव वाला होता है वो मछली पकड़ता रहता है, यात्री को देख करके वो किनारे आ जाता है और उसको पार करा करके कुछ पैसे ले लेता है। यही इनकी आजीविका का साधन होता है इन मछुआरों का। उस समय की बात बता रहा हूँ। तो वो मछुआरा जब अपनी नाव लेकर के उस घाट की तरफ बढ़ा ताकि वो नाव को वहाँ पर बांध करके, ताकि नाव जो है वो पानी के साथ रात रात में बह ना जाए, उसने अपने गांव जाने की सोची। और अगर वो 3 बजे वहाँ से चलता तो शाम के 5 बजे तक, दिन ही दिन के उजाले में, वो मज़े से अपने गांव में पहुँच सकता था। लेकिन उस घाट से 100-150 गज की दूरी पर घासों का झुरमुट हुआ था और उसमें वो नरभक्षी शेर करीब 1-1.5 घंटे से उस मछुआरे को देख रहा था। वो जो नरभक्षी शेर था वो पानी पीने के लिए नदी पर आया था। और लेकिन जब उसने मछुआरे को देखा नदी में तो वो उसकी घात में वहीं बैठ गया। और शेरों के अंदर और गुलदारों के अंदर काफ़ी धैर्य होता है और ये घंटों घंटों शिकार की देखभाल में बैठ सकते हैं एक ही जगह पर। और वो जो मछुआरा था, जब वो किनारे पर आया, शेर आगे बढ़ता हुआ घासों के किनारे तक आ गया और अपने अटैकिंग पोजीशन में वो पहुंच गया। और शेर के हमले से बेखबर वो जो मछुआरा था वो किनारे पर आया और जैसे ही वो नाव बांधने लगा तो जो शेर था वो तेजी से निकल करके मछुआरे की तरफ भागा। और बीच में जो था वो रेतीला मैदान था। मछुआरे को जैसे ही आहट हुई तो उसने पीछे की तरफ देखा तो देखा एक शेर तेजी से उसकी तरफ भागता चला आ रहा है। और शेर ने अपने को छिपने की या छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि बीच में कोई छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। वो रेतीला इलाका था सारा और एक आधा कोई जहाँ यहाँ तहाँ कोई पेड़ था। मछुआरे ने जैसे ही शेर को देखा वो समझ गया कि ये वही मैनीटर शेर है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, क्योंकि उस समय उस मैनीटर शेर की कहानियाँ पूरे इलाके में और उसका खौफ पूरे इलाके में पूरे जोरों से फैला हुआ था। मछुआरा तेजी से अपनी नाव की तरफ बढ़ा। अभी उसने रस्सी को बांधा नहीं था पेड़ के साथ में, और अपना चप्पू लेकर के रेत में गड़ा करके उसने नाव को आगे खींचने की कोशिश की। वो केवल कुछ गज ही आगे बढ़ पाया था कि शेर भागता हुआ आया और उसके नाव के पास आ गया। नाव जो थी वो 2-2, 2.5 फीट पानी में पहुंच चुकी थी। और लेकिन शेर जो होता है, जो टाइगर होता है, वो बहुत अच्छा तैराक होता है। शेर उसकी नाव के चारों तरफ उस घूम रहा था और ऊपर चढ़ने की फिराक में था।
और जो मछुआरा था उसके हाथ में चप्पू था, और चप्पू से वो शेर को मारने की कोशिश करता था और मारता भी था, लेकिन शेर साइड में हो जाता था और चप्पू पानी में पड़ता था। लेकिन शेर अब हाथ में आए शिकार को आसानी से जाने नहीं देता, और एक मौके पर जैसे ही उसने चप्पू मारा, शेर ने उस चप्पू को ही पकड़ लिया और चप्पू का ही सहारा लेकर के वो नाव में आ गया और मछुआरे को मार डाला, और मार करके वो उसको लेकर के उसी घास में चला गया जिस घास में वो 1.5-2 घंटे से छिपा हुआ था। और इस कोशिश में उसका चप्पू भी टूट गया था, और जो नाव थी वो नदी की लहरों में खाली नाव अपन बहती हुई आगे की तरफ चल दी, और इधर जो शेर था वो मछुआरे को मार करके घासों में ले जा करके उसने उसको खा डाला। जब शाम के 5-5:30 बजे तक वो मछुआरा घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों को फिक्र हुई, और जो नदी का किनारा था वो तो काफ़ी दूर था और वहां तक वो रातों को पहुंचा नहीं जा सकता था। अगले दिन जाकर के उन्होंने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को बताया और उसकी देखभाल की गई। जो नाव थी वो 3-4 किलोमीटर आगे एक किसी दूसरे मछुआरे के द्वारा पकड़ ली गई थी, और नाव में खून भी था, टूटा हुआ चप्पू का आधा हिस्सा भी था। इस प्रकार इस मैन ईटर शेर के द्वारा एक मछुआरे को मार डाला गया। इसके बाद में उस घटना से, जहां पर ये मछुआरे के द्वारा मछलियां पकड़ी जा रही थी, उस घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर एक और गांव की जो औरत थी वो नदी से पानी लेने जा रही थी, और ये जो गांव था ये सोन नदी से केवल 700-800 गज की दूरी पर ही था। 700-800 गज का मतलब 0.25 किलोमीटर आप मान लीजिए। तो वो औरत मिट्टी का मटका, जो कि कुम्हार लोग बनाते हैं, सर पर रख करके नदी में पानी भरने के लिए गई, और वो जो नरभक्षी था वो रास्ते में ही छिपा बैठा था। ये नरभक्षी क्या करता था, ये बहुत चालाक हो गया था। ये जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते होते थे उसमें ही कहीं छिप करके शाम को आकर के बैठ जाता था, और जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उस समय वो नरभक्षी जो था वो थोड़ी दूरी पर था, और वो उस औरत को पकड़ने के लिए जब छिपता हुआ घात लगाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन इतने में जो औरत थी, जिस रास्ते से नरभक्षी ने आकर के औरत को पकड़ना था, औरत उसको क्रॉस करके नदी की तरफ जा चुकी थी, और बीच का जो 100-150 गज का जो एरिया था वो बिल्कुल एकदम रेतीला था। नदी में जाकर के उस औरत ने आगे करीब घुटने घुटने भर पानी में जाकर के उसने उस मटके को भरा, और उसको भरने के बाद में वो बाहर आई, सर पे उसने पानी रखा और वापस लौट पड़ी। और यहाँ पर जो नरभक्षी था वो नदी की तरफ आगे नहीं बढ़ा, उसने वहीं पर वेट करी उस रास्ते के किनारे पर ही। जब वो औरत पानी भर करके वापस अपने गांव की तरफ चली, तो जिस रास्ते में नरभक्षी छिपा हुआ था उसने उस रास्ते को पार कर लिया, और नरभक्षी ने भी उसके ऊपर हमला नहीं किया। नरभक्षी वहीं पर जमीन से चिपका रहा, और जब औरत उस नरभक्षी को पार कर गई तो वो नरभक्षी पीछे से आया, और औरत को भी पता नहीं चला कि उसको किस बला ने पकड़ लिया है, और एक ही झटके में उसने उस औरत को मार डाला, और मार करके उसको घासों में घसीट कर ले जा करके खा लिया। और जो पानी का मटका था वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर के पानी चारों तरफ फैल गया था। इधर जब औरत गांव में नहीं पहुंची तो उसका जो घर वाला था, जो हस्बैंड था, उसको ये तो आइडिया था कि वो करीब आध पौन घंटे में वापस आ जाएगी। वो भी अपने जो गाय बैल रखे हुए थे उसकी देखभाल में लगा हुआ था। जब उसको फिक्र हुई कि उसकी वाइफ वापस नहीं आई है, तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, और गांव से करीब 20-25 जनों की एक पार्टी वो चली उस औरत की तलाश में, क्योंकि अभी दिन का समय था, करीब 4:30-5 बजे का समय था। तो वो जो पार्टी आगे बढ़ी उसकी तलाश के लिए, तो रास्ते में ही उन्हें पानी फैला हुआ मिल गया, और मिट्टी का जो बर्तन था वो टूटा हुआ पड़ा मिल गया। तो वो समझ गए कि इस औरत के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो गया है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस मिट्टी जो गीली हो गई थी पानी की वजह से, उस पर शेर के पंजों के निशान भी मिले, और आगे घास में घसीटने के निशान भी मिले। ये जो गांव वाले थे ये बल्लम लेकर के आए थे, लाठियां लेकर के आए थे, और साथ में ये लाए थे मशाले। जो मशाले होती थी उस दौर में गांव में प्राय हर घर में 1 या 2 मशाले पड़ी रहती थी, और टार्चों का काम करती थी, क्योंकि उस समय ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही टार्चों का इतना चलन था। तो लोग बाग
दियों से या लालटेनों से अपने घर को रोशन किया करते थे, और बाहर जाने के लिए वो हमेशा एक या दो मशाल जो हमेशा तैयार रखते थे। सरसों के तेल और मिट्टी के तेल को पिला करके जब वो मशाल को जलाते थे तो वो मशाल करीब 1 2 3 घंटे तक जलती रहती थी। और अधिक जलाने के लिए वो एक्स्ट्रा मिट्टी और सरसों का तेल मिला हुआ रखते थे और उसमें थोड़ा डालते रहते थे, मशाल जलती रहती थी। तो इस प्रकार वो जो टोली थी वो मशालों को भी साथ लेकर के आई थी। और उस टोली में एक जो गांव वाला था उसके पास भरवा बंदूक भी थी। भरवा बंदूक का मतलब ये होता है कि उसकी जो नाल होती है उसमें से ठोक ठोक करके उसमें बारूद को भरा जाता है, उसमें गोलियां डाली जाती हैं, छर्रे डाले जाते हैं, और उसमें एक पलीता होता है उसमें आग लगा करके जलाया जाता है। और जो दोबारा उस बंदूक को चलाना होता है तो उसकी नाल गर्म हो जाती है और उसका ठंडे होने का इंतजार किया जाता है, फिर उसमें दोबारा बारूद भरा जाता है। तो ये इसकी जो दूसरी गोली है उसको छोड़ने में करीब 10 15 मिनट लग जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भरवा बंदूक के साथ केवल एक बार में एक ही गोली चलाई जा सकती है। और इस भरवा बंदूक को लेकर के एक गांव वाला भी साथ में आया हुआ था। जब वो घासों में आगे बढ़े तो थोड़ा करीब 70 80 गज आगे जाने के बाद में उनको साड़ी का एक टुकड़ा मिला। लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी उस औरत ने। उससे थोड़ा और आगे जाने पर उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और शाम का धुंधलका छाने लगा था। तो थोड़ी सी आहट सी महसूस हुई, तो वो जो बंदूक वाला था उसने झाड़ी में अंदाजा से ही गोली छोड़ दी और बड़े जोर का धमाका हुआ। कई बार क्या होता है कि ये जो भरवा बंदूक होती है कई बार बहुत ही बड़ा धमाका कर देती है। उसका कारण ये है कि बारूद की मात्रा ज़्यादा उसमें ठोक दी जाती है। अगर बारूद की मात्रा उसमें कम ठोकी होगी, भरी होगी, तो जो उसके छर्रे होंगे कम दूरी तक जाएंगे, वो आवाज़ भी कम करेगी। और भरवा बंदूक में अगर ठोक ठोक करके ज़्यादा बारूद भर दिया जाए तो छर्रे थोड़ी ज़्यादा दूरी तक जाएंगे और आवाज़ भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर जूर से ज़्यादा उसमें बारूद भर दिया जाए तो कई बार उसकी नाल फट भी जाती है और बंदूक की जोरदार आवाज़ हुई। और उसके बाद जो कुछ गांव वाले थे उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ये जो टोली थी वापस अपने गांव की तरफ आ गई। उस समय में पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट की जाती थी, लेकिन शाम के जब 6 बज गए थे, अंधेरा हो गया था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचना दी जाए। इस वजह से अगले दिन सुबह 3 जने पुलिस स्टेशन की तरफ गए रिपोर्ट करने के लिए, और 3 4 जने उस डाक बंगले की तरफ गए जहां राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ठहरे हुए थे। जब दुबे अपने शिकारी दल के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने शेर के निशान देखे। कुछ निशान तो मिट चुके थे उस खोजी दल के द्वारा जो गांव से आया था औरत को ढूंढने, और इसलिए निशानों से उनको कुछ आइडिया तो नहीं हुआ कि ये शेर मेल है या फीमेल है, क्योंकि निशान काफ़ी खराब हो चुके थे। और घसीटन का निशानों का पीछा करते हुए जब यादवेंद्र दत्त दुबे जी आगे बढ़े, उनके साथ में 2 शिकारी थे। एक अल्ताफ हुसैन शिकारी था और एक और शिकारी था, और साथ में जो पुलिस इंस्पेक्टर उपाध्याय थे वो थे। तो ये जब आगे की तरफ बढ़े तो करीब 200-250 गज आगे जाने पर उन्हें उस औरत की बिना कपड़ों की बॉडी मिल गई। वो औंधी पड़ी हुई थी, और जब उस बॉडी को रिकवर करके लाया गया तो उसका जो पेट का सीने का सारा हिस्सा था वो खरोंचों से बुरी तरह भरा हुआ था, और जो उसका हिप्स का इलाका था वो थोड़ा सा खाया हुआ था। और उस बॉडी को शेर क्यों छोड़ करके चला गया था, उसका कारण ये माना जा रहा था कि जब वो भरवा बंदूक छोड़ी गई थी और गांव वालों के द्वारा जब शोर मचाया जा रहा था तो बड़े जोरों से आवाज़ हुई उस बंदूक की, और शेर डर के मारे उस बॉडी को छोड़ करके भाग गया। शिकारियों के द्वारा उस नरभक्षी शेर को मारने की पूरी कोशिशें जारी थी, और वो नरभक्षी शेर भी शिकारियों से बच करके अपने शिकार को लगातार करता जा रहा था। और इस प्रकार उन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। कभी वो नरभक्षी सोन नदी को जाने वाले रास्तों के किनारे उगी हुई घासों में छिप करके लोगों को पकड़ लेता था, कभी 2 3 गांव को आपस में जोड़ने वाले चौराहे या तिराहे पर राहगीरों को मार डालता था, और कभी लकड़ व घास लाने वाले लोगों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा था। इस मानव भक्षी द्वारा सभी हमले पीछे से किए गए, केवल मछुआरे को ही उसने आगे बढ़कर पकड़ा था। इसके मारने का तरीका इतना तेज व सधा हुआ था कि शिकार को चिल्लाने का, शोर मचाने का यह मौका ही नहीं देता था।
और घुन्ना तो इतना हो गया था कि शिकार को मार करके जल्दी से जितना खा सकता था खा लेता था और फिर दोबारा लौटकर उस शिकार पर आता ही नहीं था। जब तक गांव वाले या सगे संबंधी विक्टिम को ढूंढकर शोर मचाएं तब तक तो वो खा करके मीलों दूर निकल जाता था। इस मानव भक्षी के शिकार का समय शाम के 4 बजे से 8 बजे के बीच का ही होता था और उस इलाके में इसने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा था कि लोग बाग शाम 4 बजे के बाद बंद घरों में बैठ जाते थे और कोई भी अकेला निकलने की हिम्मत नहीं करता था। चौपन का बाजार जो रात के 8 बजे तक खुला होता था वो शाम 4 बजे ही बंद हो जाता था। चाहे भयंकर से भयंकर गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, लोग बाग बंद घरों में सोते थे और दिन में भी कभी जाना होता था तो 8 से 10 के झुंड में निकलते थे। औरतें नदी से पानी लाने या जंगल से लकड़ लाने जाती तो 8, 10, 12 के ग्रुप में जाती और उनके साथ 5-7 मर्दों के झुंड भी लाठियों और बल्बों से लैस होकर के जाते थे। कई बार औरतों के कपड़े पहन करके पुतलों को भी खड़ा किया गया। लकड़हारों के भेष में पुतलों के पास झाड़ियों में जो यादवेंद्र दत्त दुबे और उनके जो सहयोगी शिकारी थे वो बैठ करके मैनीटर की प्रतीक्षा में रहते थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गांव वालों का यह पूरा विश्वास हो गया था कि यह आदमखोर कोई आम शेर नहीं है, यह किसी बैगा की आत्मा है। जब भी इस बैगा की आत्मा को मानव मांस खाने की इच्छा होती है तो वो किसी शेर के शरीर में आ जाता है और कुछ लोग तो इसे भूत प्रेत का रूप ही समझने लगे और उसके लिए पूजा करने लगे। वो बराबर चकमा देता रहा और शिकारी दल की निराशा बढ़ती ही चली गई। ये जो बैगा होते हैं दोस्तों, ये एक तरह की जाति है जो उस इलाके में पाई जाती है और जो ब्राह्मण होता है वहाँ की जंगली जातियां जो पहले बैगा हो गए, गोंड हो गए, संथाल हो गए, ये कुछ जातियां वहाँ पे मिलती हैं। दुबे ठहरे हुए थे वहाँ से केवल 700-800 मीटर की दूरी पर ही बीच नदी में मछली पकड़ रहा था। इस बार वो मछुआरा किनारे पर नहीं था और तभी उसने देखा कि एक शेर पानी पीने के लिए नदी किनारे आया है और जैसे ही उसने मछुआरे को देखा और काफ़ी देर तक वो उस मछुआरे को देखता रहा और मछुआरे ने भी शेर को देख लिया था और जैसे ही मछुआरे ने शेर को देखा तो उसने उस वापस किनारे की तरफ जाने की सोची, दूसरे किनारे की तरफ जिस तरफ शेर नहीं था। और जो वो शेर था वो वापस जाकर के घास में चला गया और घास में वो डर करके तो नहीं गया था, वो छिप गया होगा अपनी योजना बनाने के लिए कि शायद मछुआरा उसको जाता देख करके वापस आए और वो उसको पकड़ करके मार कर खा सके। लेकिन इस मछुआरे को इस बात का मालूम था कि करीब 20-25 दिन पहले ही इस शेर के द्वारा एक मछुआरे को पकड़ करके मार डाला गया था। इसलिए वो मछुआरा वापस गया और वहां से डाक बंगला केवल 600-700 या 800 गज की दूरी पर था और वो मछुआरा भागता हुआ डाक बंगले में गया और वहां जाकर के उसने राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को बताया गया कि ऐसे ऐसे उसने एक शेर को पानी पीने के लिए नदी किनारे आते देखा था और वो देख करके वहीं कहीं झाड़ियों में दुबक गया है। अब शेर मारने के इस अभियान में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के जो फादर थे, पिताजी थे, जिनका नाम कृष्ण दत्त दुबे था, वो भी आ गए थे, शामिल हो गए थे अभियान में। और आनन फानन में ये टीम तेजी से तैयार होनी शुरू हुई और तैयार होते होते इनको करीब 1 घंटा लग गया। कुल 7 जनों की टीम बनी जिसमें राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे, उनके पिताजी थे कृष्ण दत्त दुबे और उनके साथ में उनका एक राजकीय शिकारी, मतलब जो राजा लोग होते थे वो 1-2 शिकारी अपने साथ परमानेंट रखते थे, तो वो राजकीय शिकारी अल्ताफ हुसैन थे और उसके अलावा उनके साथ में 2 और शिकारी थे और एक इंस्पेक्टर थे उपाध्याय और एक उन्होंने अपना अदरली ले लिया था, उसका नाम था सीताराम। अदरली का काम ये था कि वो पानी की बोतलें लेकर के साथ चलता, पीने के पानी की, पता नहीं कितनी देर लगती। यहाँ वो साथ में कुछ कारतूस भी लेकर के चलता एक्स्ट्रा। इस प्रकार एक अदरली उन्होंने साथ में लिया जिसके एक थैले में 5-7 पानी की बोतलें थी और दूसरे थैले में अतिरिक्त कारतूस थे और कुछ फर्स्ट एड का सामान भी रखा साथ में। और इस प्रकार 7 जनों की ये टोली चली
उस शेर की तहकीकात करने के लिए कि वो शेर मानव भक्षी था या नॉर्मल शेर था। लेकिन जिस भी शेर को देखा जाता था उसको सबसे पहले मानव भक्षी ही माना जाता था। इसलिए वो शिकारी दल उस मछुआरे के साथ चला और उसकी नाव में बैठ करके वो नदी के उस पार गया जिस पार उन्होंने शेर को देखा था। इस सारी प्रक्रिया में उनको करीब 2-2.5 घंटे लग गए और जो कृष्ण दत्त दुबे थे उन्होंने मछुआरे को सख्त हिदायत दी कि वो उनकी प्रतीक्षा करे शिकारी दल की, लेकिन नदी के बीच में रहे, नदी के किनारे आने की कोशिश ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि किनारे आने पर शेर के द्वारा वो पकड़ा जा सकता है। नदी के बीच में रहने से वो दूर से ही शेर को देख लेगा और जान बचा करके दूसरे किनारे की तरफ जा सकता है। शिकारी दल नदी में उतरा और नदी में उतरते ही रेतीले जो उसका किनारा था उस पर पंजों के निशान थे गीली रेत पर, और वो काफ़ी बड़े बड़े निशान थे। उन निशानों को देखने से ही पता चल रहा था कि वो एक काफ़ी बड़े साइज का मेल मैन ईटर है, और पहली बार उनको पता चला कि ये किसी मेल के निशान है। और नदी की रेत को पार करके जब वो झाड़ियों की तरफ बढ़े, जो घासें उगी हुई थी उनकी तरफ बढ़े जिस तरफ शेर गया था, तो वहाँ पर जो ज़मीन थी उस पर भी उन्हें उसके पगमार्क मिले, क्योंकि हल्की हल्की गीली ज़मीन थी, उस पर उसके पगमार्क मिले। और उन पगमार्क के बीच में एक खास तरह का निशान उन्हें मिला, टेढ़ा सा, उसका पैर थोड़ा टेढ़ा रखा होता था और कुछ अजीब सा निशान मिलता था उसके पिछले जो राइट साइड का पंजा था उस पे। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें उसी रास्ते पर जिस तरफ वो शेर आगे बढ़ रहा था वहाँ पर धूल में बीच बीच में पंजों के निशान मिलते थे, और जो पंजों के निशान होते थे उनके बीच में थोड़ा गीलापन होता था। और शिकारी दल बड़ा हैरान था, खासकर जो कृष्ण दत्त दुबे थे वो बहुत पुराने एक्सपीरियंस शिकारी थे। उन्होंने राजविंदर दत्त दुबे को कहा और दूसरे शिकारी को कहा कि इस शेर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि नदी से 200-250 गज आने के बाद भी इसके एक पंजे में हल्का गीलापन आ रहा है निशान में। और उसने जो कृष्ण दत्त दुबे थे उन्होंने अल्ताफ हुसैन शिकारी को बोला कि ये जो गीला है इसको थोड़ा सूंघ करके देखो ये क्या चीज़ है। और जब शिकारी दल पंजों के निशानों को देखता था, तहकीकात करता था, तो जो 2-3 शिकारी होते थे वो चारों तरफ निगरानी में रहते थे, सभी झुक करके उन पंजों को देखते नहीं थे, क्योंकि आशंका थी कि शेर कहीं आसपास भी हो सकता था। जो अल्ताफ हुसैन था उसने जब उस गीली जगह को सूंघा तो बताया कि बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इस गीली जगह से। तो इससे शिकारी दल ने यह अंदाजा लगाया कि ये जो इसका पिछला पैर है ये घायल है, एक तो इसमें गीलापन आ रहा है, उसमें मवाद भरा हो सकता है जो कि जब उसका प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है, तो वो निकल करके बाहर आ जाता है, जमीन को गीला कर देता है। और दूसरा वो पंजे का निशान हल्का भी आ रहा है और टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, थोड़ा जैसे प्रॉपर पंजा रख के ना रखकर वो थोड़ा टेढ़ा रखता है। तो यहाँ से शिकारी दल को पूरा अंदाजा हो गया कि ये 100% ये मैन ईटर टाइगर ही है। और उसके निशानों का पीछा करते जब वो आगे बढ़े तो आगे जाकर के वो जो टाइगर था उसके निशान घासों में चले गए, और बीच बीच में जंगल था, पेड़ थे बीच बीच में। अब यहाँ पर वो जो शिकारी दल था वो खड़ा होकर के सोचने लगा कि आगे बढ़ा जाए या क्या करा जाए। और 5 मिनट सोचने के बाद में वो शिकारी दल फिर आगे बढ़ा, और आगे जाने के बाद में वो कुछ ही कदम आगे बढ़े थे, करीब 70-80 कदम ही वो आगे बढ़े थे, एक चौराहा आ गया। चौराहा मतलब कि 4 तरफ से कच्चे रास्ते आकर के मिल रहे थे, और उनमें से एक जो रास्ता था वो तो चौपन बाजार को जाता था, और एक रास्ता तो नदी की तरफ जाता था, जिधर से वो शिकारी दल आ रहा था वो रास्ता नदी की तरफ जाता था। और जो नदी की तरफ से होता हुआ वो रास्ता सीधा आगे एक गांव को जाता था, और वो गांव करीब वहां से नजदीक का जो गांव था वो 6 किलोमीटर था। और लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता था वो भी एक गांव की तरफ जाता था, वो गांव भी करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। कहने का मतलब ये था कि अगर ये शिकारी दल गांव की तरफ बढ़ता है तो नजदीकी गांव में पहुंचने में भी इनको 2 घंटे लग जाएंगे, और फिर वापस नदी की तरफ भी आना है, और इस आने जाने में 4-5 घंटे लग जाते और फिर अंधेरा हो जाता।
और चौपन बाजार जाने का तो कोई मकसद ही नहीं था। अभी ये शिकारी दल आपस में खड़ा होकर के वहां पर बातें कर ही रहा था धीरे धीरे, और दो तीन जो जने थे वो घासों की तरफ निशान ध्यान दे रहे थे आसपास। तो जो अल्ताफ हुसैन थे उसने छू करके राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को बताया कि उधर करीब 20-25 गज की दूरी पर घासों को हिलते हुए देखा है, झाड़ियों को हिलते देखा है। झाड़ियां और घासों का किनारा था जहां कुछ झाड़ियां भी उगी हुई थी, कुछ घासें भी उगी हुई थी। उसके बाद जो घास लगातार आगे बढ़ती चली आ रही थी और झाड़ियां खत्म हो गई थी, घासें बढ़ती आ रही थी। उस ज्वाइंट पर उन्होंने ऊपर के सिरे हिलते हुए देखे घासों के, और सभी लोग उधर ही ध्यान देने लगे। और बड़ी जोरों से ऊपर की जो घासें थी वो हिली, और हिल करके, और एक जगह नहीं हिली, वो जो घासों का जो सिरे हिल रहे थे वो धीरे धीरे आगे की तरफ घासें हिलती जा रही थी। साफ था कोई जानवर उन घास के अंदर छिपा हुआ है और वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो ऊपर घासों के हिरे जो सिरे हैं वो यहाँ पर हिलते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके फिर हिलते हैं। तो इस प्रकार उनको ये आइडिया हो गया कि कोई ना कोई जानवर यहाँ पर है। और जिस जगह पर ये शिकारी दल 7 जने खड़े आपस में बात कर रहे थे, वहां से करीब 7-8 फीट की दूरी पर तेंदू का एक पेड़ था। तेंदू का जो पेड़ होता है उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, और मध्यम आकार का वो पेड़ होता है, और बहुत विशाल का पेड़ नहीं होता लेकिन छोटा पेड़ भी नहीं होता। वो तेंदू का एक पेड़ था जो पास में 7-8 फीट या 10 फीट की दूरी पर होगा। तो शिकारी दल ने तुरंत फैसला लिया कि हो ना हो ये शेर ही हो सकता है। सबसे पहले तो उनका शक शेर पर ही गया, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी थी, कुछ देखा नहीं था। और उन्होंने जो सीताराम था, जो उनका अदरली था, जो उनका सेवक था, जो पानी की बोतलें और कारतूस लेकर के साथ चल रहा था, उसको बोला कि वो जो सामने का जो तेंदू का पेड़ है तुम भाग करके उसके ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि उसके पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई राइफल वगैरह नहीं थी। और सीताराम को बोला कि जब तुम उस पेड़ के पास पहुंचोगे और हम तब 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, एक हिस्सा राइट साइड में और एक जो हिस्सा है, मतलब 3 जने राइट साइड में एक झाड़ी में, 3 जने उससे कुछ कदम आगे जाकर के राइट साइड में ही झाड़ी में छिप करके बैठ जाएंगे, और तुम भाग करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाना। और अभी वो आपस में ये डिसीजन ले ही रहे थे कि 3-4 जंगली तीतर बड़ी तेजी से आवाज करते हुए घासों में से निकले और उड़ करके वो दूसरी जगह पर चले गए। और अब तो उनको पूरा यकीन हो गया था कि उन तीतरों को किसी जंगली जानवर के द्वारा ही डरा करके भगाया गया है, और वो जंगली जानवर शेर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई और जंगली जानवर होता तो इतने इंसानों को देख करके वो वहां से भाग गया होता। और उनकी पूरी आशंका थी कि अब उनका जो सामना है वो नरभक्षी शेर से होगा। अब शेर से मुलाकात होने की जो एक्साइटमेंट थी उसकी वजह से जो शिकारी दल था उनमें एक तरह का तनाव सा आ गया था, और उनको पूरी उम्मीद थी कि अब नरभक्षी शेर से सामना होगा, और वह जमीन पर ही नीचे खड़े हुए थे। तुरंत शिकारी दल 2 हिस्सों में बट गया। राजा यादवेंद्र दत्त दुबे, कृष्ण दत्त दुबे और उनके साथ में जो पुलिस अधीक्षक थे उपाध्याय, वो ये 3 जने एक झाड़ी में बैठ गए। और जो 3 शिकारी थे जिनमें एक अल्ताफ हुसैन थे, 2 अन्य शिकारी थे, वो उनसे करीब 7-8 कदम दूर दूसरी झाड़ी में जाकर के बैठ गए। और इसी बीच वो जो सीताराम था वो उस तेंदू के पेड़ के किनारे पहुंच गया, और पहुंच करके वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। जो सीताराम था वो 22 साल का नौजवान था और पेड़ों पर चढ़ने का एक्सपर्ट था, अच्छा पेड़ चढ़वा था वो, और लंबे लंबे हाथ मारता वो पेड़ पर चढ़ने लगा। और जैसे ही उस नरभक्षी शेर ने देखा कि ये लोग बिखर गए हैं और एक अकेला इंसान पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो तेजी से घुर्राता हुआ झाड़ियों में उस घासों में से निकला और सीधा सीताराम की तरफ लपका। और सीताराम लंबे लंबे हाथ मारता करीब 13-14 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। और नीचे पहुंच करके उस शेर ने एक छलांग मारी सीताराम को पकड़ने के लिए, और लेकिन वो सीताराम के पास तक नहीं पहुंच सका, और उसकी छलांग केवल 12 फीट की ऊंचाई तक ही जा पाई। आमतौर पर जो शेर होते हैं उनकी जो जंप लेने की जो ताकत होती है वो करीब 14-15 फीट
या 16 फीट तक भी वो छलांग ले लेते हैं। जो शेरों के जो पिछले पैर होते हैं वो अगले पैरों से थोड़े लंबे होते हैं, जो उनको लंबी जंप और ऊंची जंप में हेल्प करते हैं। और क्योंकि इस शेर का जो पिछला दाहिना पैर था, राइट साइड का पैर था, वो घायल था और इस वजह से वो उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाता था। इस वजह से उसकी जो छलांग थी वो करीब 11-12 फीट की ही रही। अगर वो स्वस्थ शेर होता तो अवश्य वो सीताराम को ऊपर से उतार लेता। और उसकी जो ऊंचाई थी वो करीब 12 फीट तक ही पहुंची और सीताराम 14 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। और सीताराम ने उस शेर को, बाद में सीताराम ने बताया कि उस शेर का जो मुंह था वो सीताराम से केवल 2 फीट की दूरी तक ही था। सीताराम ने उस नरभक्षी शेर को जब वो जंप ले रहा था केवल 2 फीट पास से देखा था, क्योंकि शेर 12 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था और सीताराम 14 फीट की ऊंचाई पर था। और उस शेर को इतने पास देकर के सीताराम की गिग्गी बंध गई और वो घबरा गया और घबरा करके वो और ऊपर चढ़ने की सोचने लगा। और इतने में जब शेर अपने पंजों की स्क्रैच मारता हुआ, तने पर स्क्रैच मारता हुआ पेड़ के, तेंदू के पेड़ पर नीचे उतरा, तो नीचे खड़ा होकर के वो उस पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा और मुंह ऊपर की तरफ उठा करके वो गुर्रा रहा था, हिसकार रहा था और अपनी पूंछ को, जो पिछला सिरा था, उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिला रहा था और कान सपाट करके वो होंठ ही होंठ में गुर्रा रहा था और दूसरी छलांग लेने की वो कोशिश कर रहा था। और सीताराम घबरा करके उसने और ऊपर चढ़ने की सोची और घबराने की वजह से उसका हाथ में जो डाल आई थी वो थोड़ी पतली थी और वो डाल उसके हाथ से टूट गई। और जैसे ही डाल उसकी टूटी, एक हाथ उसका जो था वो लूज हो गया और दूसरा हाथ उसका फिसल गया और सीताराम 2-3 फीट नीचे फिसल आया। और नीचे उसको फिसलता देख करके जो शेर था वो जोरों से गुर्राया और जोरों से गुर्रा करके और उसने दोबारा से छलांग लेने के लिए अपने आप को सिकोड़ा। और इससे पहले जो शिकारी दल था वो राइफलों का निशाना लेकर के बैठा तो हुआ था, लेकिन वो गोली इसलिए नहीं मार पा रहा था कि वो शेर एक जगह शांत नहीं खड़ा था, वो उसके चक्कर काट रहा था पेड़ के चारों तरफ, वो अपने एक्शन चेंज कर रहा था और शिकारी दल उसको स्टिक गोली मारना चाहता था। अगर वो शेर घायल हो जाता तो वो शिकारी दल उससे ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 10-12 गज की दूरी पर ही था और उनके ऊपर भी वो शेर हमला करके उनको घायल कर सकता था या मार सकता था। क्योंकि जब राइफल वाले इंसान के साथ किसी शेर की भिड़ंत हो जाए, गुत्थम गुत्था की पोजीशन हो जाए, तो राइफल उस अवस्था में कभी काम नहीं आती। राइफल जो होती है वो शेर और जो शिकारी होता है उसके बीच में आड़ी आ जाती है। जो राइफल ऐसे पकड़ी होती है वो ऐसे घूम जाती है, आड़ी आ जाती है। अगर कोई गोली चलेगी भी तो हवा में जाएगी। और जो दूसरे शिकारी हैं, अगर वो शेर को गोली मारने की कोशिश करते हैं तो वो शिकारी को भी, गुत्थम गुत्था होने वाले शिकारी के ऊपर भी गोली लग सकती है और इस तरह के खतरे बने रहते हैं। तो इसलिए इस शेर को एक निशाने पर गोली मारनी थी और शेर था कि वो एक जगह खड़ा नहीं हो रहा था, चारों तरफ वो घूम करके ऊपर छलांग लगाने की अपना कोई अच्छी पोजीशन ढूंढ रहा था। और जैसे ही वो सीताराम फिसल करके नीचे आया तो शेर की हिम्मत बढ़ गई और वो बड़ी जोरों से गुर्राया और गुर्रा करके उसने अपने शरीर को सिकोड़ करके जैसे ही दूसरी छलांग लेने की कोशिश की तो शिकारी दल को मौका मिल गया। कुछ सेकंड के लिए जो शेर था वो स्टिल हुआ, अपने आप को उसने सिकोड़ा और एक साथ राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और कृष्ण दत्त दुबे के द्वारा गोलियां चली। और जो राजा कृष्ण दत्त दुबे थे उनकी जो गोली थी वो शेर के गर्दन में लगी और राजा यादवेंद्र दत्त दुबे की जो गोली थी वो शेर के पेट में लगी जाकर के। और जो उपाध्याय थे उन्होंने जो गोली चलाई थी, उनकी जो गोली थी वो शेर के करीब पेट के आसपास, जहां पर टांगों का जोड़ होता है, वहां पर लगी और इतनी गोलियों से ही वो नरभक्षी खेत हो गया। जो कृष्ण दत्त की जो गोली थी वो गर्दन में लग करके शेर के मस्तिष्क में घुस गई और उसके जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, उसको तोड़ फोड़ डाला, उसकी खोपड़ी को। और इस प्रकार जो नरभक्षी था मारकुंडी का वो मारा गया। लेकिन फिर भी इस शेर के पास पहुंचने से पहले एक और गोली उसके ऊपर छोड़ी गई सावधानी के लिए। और जब उसके पास वो पहुंचे तो देखा कि शेर मर चुका था। और उसके बाद में जो उपाध्याय थे,
पुलिस अधीक्षक, उसको चौपान बाजार की तरफ भेजा गया ताकि वहां से लोगों को सहायता लेके आ सके, ताकि शेर को लेके जाया जा सके डाक बंगले की तरफ। और जो अल्ताफ हुसैन थे और उसके साथ एक और शिकारी को, उस मछुआरे को लाने भेजा गया जो कि नदी में बैठा इंतजार कर रहा था। उस मछुआरे को इसलिए बुलाया गया ताकि उसको उसका उचित इनाम राजा के द्वारा दिया जा सके, क्योंकि उसने बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी थी। उसके बाद जो पेड़ों की डालियां काट करके उसका एक मंच, करीब चारपाई नुमा एक जगह, एक चीज बनाई गई जिस पर शेर को रख करके डाक बंगले की तरफ लाया गया। और चौपान बाजार से करीब 100-150 बंदों की भीड़ आई और चारों तरफ खुशी की लहर थी। और वहां पर आकर के उस शेर का पोस्टमार्टम किया गया, उसकी खाल खींची गई। उस शेर की लंबाई 9 फीट 2 इंच लंबी निकली और वो करीब 8-9 वर्ष का एक शेर था, मेल शेर। और उसका जो पिछला पंजा था उसमें शाही के कांटे मिले और उसका जो पंजे का गद्दा था नीचे का, वो गले हुए साबुन की शक्ल की उसकी अंदर की मसल हो गई थी और उसमें मवाद भरी हुई थी। इसी वजह से वो शेर मैंडेटर बना था। और उसके शरीर में कुछ छर्रे भी पाए गए थे जो किसी शिकारियों के द्वारा उसका शिकार करने के लिए कभी चलाए गए होंगे, हालांकि वो जख्म भर चुके थे। यही सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो शेर मैनेटर बना था। और इस प्रकार इस मारकुंडी के नरभक्षी शेर की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। और अगली बार कोई नई मैनेटर की स्टोरी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।